महाराष्ट्र की राजनीति ने अपना सबसे जिद्दी नेता खो दिया। एक ऐसा नेता जो गिरता था तो और भी मजबूती से खड़ा होता था। एक ऐसा नेता जिसने 6 बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जो शायद अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। लेकिन किस्मत ने उन्हें 7वीं बार शपथ लेने का मौका नहीं दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। 28 जनवरी की सुबह वो अपने प्राइवेट प्लेन से बारामती जा रहे थे। मकसद था जिला पंचायत का चुनाव प्रचार, लेकिन बारामती पहुंचने से ठीक पहले उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और इसी के साथ महाराष्ट्र की सियासत का दादा हमेशा के लिए शांत हो गया। राजनीति में कुछ लोग इतिहास लिखते हैं और कुछ लोग इतिहास के पन्नों में अपनी शर्तों पर जगह बनाते हैं। अजित पवार दूसरी कैटेगरी में आते हैं। सवाल है कि अजित पवार का जाना इतना बड़ा झटका क्यों है? तो इसे समझने के लिए हमें उनकी राजनीति के उस रिकॉर्ड को देखना होगा जो शायद ही कभी टूट पाए। वो 8 बार विधानसभा चुनाव जीते और अपने राजनीतिक करियर में 6 बार डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री बने। ये कोई मजाक नहीं है। ये दिखाता है कि महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी चाहे किसी के भी पास हो, कांग्रेस, शिवसेना या बीजेपी, ताला अजित पवार के बिना नहीं खुलता था। उनके सफर को थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं, क्योंकि अजित पवार की कहानी सिर्फ पावर की नहीं, टाइमिंग और ट्रेजेडी की भी कहानी है। अजित पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को हुआ था। जगह थी महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला और गांव का नाम देवलाली प्रवरा। ये वो दौर था जब महाराष्ट्र एक नया राज्य बनने की करवट ले रहा था, और इसी दौर में एक साधारण परिवार में ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसे आगे चलकर राज्य की राजनीति का ध्रुव बनना था। लोग अक्सर सोचते हैं कि पवार परिवार का मतलब सिर्फ राजनीति है। लोगों को लगता है कि इस परिवार का हर बच्चा राजनीति का ककहरा सीखकर ही बड़ा होता है, लेकिन अजित पवार के साथ ऐसा नहीं था। उनकी शुरुआत राजनीति के अखाड़े में नहीं, बल्कि कला की दुनिया के आसपास हुई थी। उनके पिता अनंतराव पवार राजनीति की चकाचौंध से बहुत दूर थे। वो एक अलग ही दुनिया का हिस्सा थे, सपनों की दुनिया यानी फिल्म इंडस्ट्री। अनंतराव पवार मुंबई के मशहूर राजकमल स्टूडियो में काम करते थे। अजित पवार अभी अपनी दुनिया को समझ ही रहे थे कि उनके सर से पिता का साया उठ गया। उनके पिता अनंतराव पवार की असमय मृत्यु हो गई। ये वो पल था जिसने एक हंसते खेलते बच्चे को रातों रात बड़ा बना दिया। पिता का जाना किसी भी बच्चे के लिए दुनिया खत्म होने जैसा होता है, लेकिन अजित पवार के पास रोने का वक्त नहीं था। उनके पास टूटने का विकल्प नहीं था। उन्हें अपने परिवार के लिए खड़ा होना था। यही वजह थी कि अजित पवार की पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। जिम्मेदारियों का बोझ किताबों के बस्ते से ज्यादा भारी हो गया था। उन्होंने महाराष्ट्र बोर्ड से 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की, फिर आगे नहीं पढ़े। तब तक उनके चाचा शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम बन चुके थे। शरद पवार का कद इतना बड़ा था कि उनकी छाया में किसी और पौधे का पनपना मुश्किल था। लेकिन अजित पवार को सिर्फ अपने चाचा का नाम नहीं मिला, काम भी मिला। अजित शुरुआत में शरद पवार के पर्सनल सेक्रेटरी रहे। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में बचपन का जिक्र करते हुए अजित पवार ने कहा था कि मैं शुरुआत से अपने चाचा से डरता था, लेकिन हम भाई बहनों में हमेशा प्यार था। मुझे लगता है पार्टी और परिवार को अलग अलग रखा जाना चाहिए। फिर शरद पवार ने अपने भतीजे को सहकारी संस्थाओं का काम सौंपा। सहकारी संस्थाएं ही महाराष्ट्र की राजनीति की रीढ़ है। अजित पवार ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत शुगर फैक्ट्री से की। यहां उन्होंने सालों तक मेहनत की। किसानों के मुद्दे, पानी की समस्या, बिजली की किल्लत, इन सभी मुद्दों को उन्होंने जमीन पर रहकर समझा। यही वो ट्रेनिंग थी जिसने अजित पवार को अजित दादा बनाया। वो लोगों के नेता बने क्योंकि वो उनकी भाषा बोलते थे, उनका दर्द समझते थे। 1985 में अजित पवार ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री पदम सिंह पाटिल की बहन सुनेत्रा से शादी की। इनके 2 बेटे जय पवार और पार्थ पवार हैं। 1990 का दशक आते आते अजित पवार महाराष्ट्र की मुख्य धारा की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो चुके थे। 1991 में उन्होंने बारामती सीट से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। लेकिन सांसद बनने के कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने चाचा के लिए सीट छोड़ दी।
क्योंकि शरद पवार उस समय देश के रक्षा मंत्री थे और उन्हें संसद जाना था। उसी साल यानी 1991 में विधानसभा चुनाव भी हुए। अजित पवार ने बारामती सीट से चुनाव लड़ा और जीत गए। इसी के साथ वो राज्य की राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो गए। सुधाकर राव नाइक की सरकार में उन्हें कृषि और बिजली राज्य मंत्री बनाया गया। 1999 में जब एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी तब उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। 2004 के विधानसभा चुनाव में शरद पवार ने कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया। अजित पवार इस फैसले से नाराज हो गए क्योंकि एनसीपी ने 71 सीटें जीती थी जबकि कांग्रेस के पास 69 सीटें थी। अजित पवार के सहयोगियों का मानना था कि ये उनको दरकिनार करने के लिए किया जा रहा है। शरद पवार उनको मुख्यमंत्री बनाने से रोकने के लिए ये सब कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार उदयतन पाठक बताते हैं कि राजनीतिक गलियारों में ये माना जाता था कि अजित पवार ही शरद की सत्ता संभालेंगे। 2009 के बाद अजित पवार की चचेरी बहन सुप्रिया सुले राजनीति में आ गई और यहीं से फूट पड़ने की शुरुआत मानी जाने लगी। अजित और शरद पवार के रिश्ते को लेकर वो कहते हैं कि अजित ने उन्हें हमेशा फादर फिगर की तरह देखा। पार्टी में रहते उन्होंने जितने भी फैसले लिए वो शरद पवार की मर्जी से ही लिए। अब चलते हैं साल 2010 में। ये वो साल था जब अजित पवार ने पहली बार डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाली। उस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन सरकार थी। आदर्श हाउसिंग घोटाला हुआ तो अशोक चव्हाण को कुर्सी छोड़नी पड़ी। पृथ्वीराज चव्हाण नए मुख्यमंत्री बने और तब अजित पवार को पहली बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये उनकी पावर पॉलिटिक्स की आधिकारिक शुरुआत थी, लेकिन सफर इतना सीधा नहीं था। 2012 में एक ऐसा तूफान आया जिसने अजित पवार को हिलाकर रख दिया। उन पर सिंचाई घोटाले के गंभीर आरोप लगे। साल 1999 से 2009 तक अजित सिंचाई मंत्री रहे थे। आरोप लगा कि इस दौरान सिंचाई के लिए बांध बनाने की योजना में भारी घोटाला हुआ है। अजित पवार पर करीब 70,000 करोड़ रुपयों के हेरफेर का आरोप लगाया गया। विपक्ष हमलावर था, मीडिया सवाल पूछ रहा था। दबाव पड़ा तो अजित पवार ने इस्तीफा दे दिया। वो सरकार से बाहर हो गए। लेकिन जैसा मैंने कहा, अजित पवार हार मानने वालों में से थे नहीं। कुछ ही महीनों बाद एक श्वेत पत्र आया और उन्हें क्लीन चिट मिल गई। वो वापस लौट आए। दिसंबर 2012 में उन्होंने उसी सरकार में दोबारा डिप्टी सीएम की शपथ ली। ये उनका दूसरा मौका था। अजित पवार अपने विवादित बयानों के लिए भी जाने जाते थे। 7 अप्रैल 2013 को पुणे के इंदिरापुर में एक कार्यक्रम था। सूखा प्रभावित सोलापुर के किसान बांध से पानी छोड़े जाने की मांग कर रहे थे। इस पर तंज कसते हुए अजित पवार ने कहा था, अगर बांध में पानी नहीं है तो क्या पेशाब करके भरें? इतना ही नहीं, इसके बाद 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर सुप्रिया सुले को वोट नहीं दिया तो गांव वालों का पानी बंद कर देंगे। लेकिन जनता ने वोट नहीं दिया और अजित पवार सत्ता से बाहर हो गए। फिर आया वो साल जिसे महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे नाटकीय साल कहा जाता है, 2019। ये वो साल था जब अजित पवार ने साबित कर दिया कि सत्ता में रहने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। 22 नवंबर 2019 को महाविकास अघाड़ी की बैठक में तय हुआ कि उद्धव ठाकरे 5 साल तक सरकार चलाएंगे। तभी अजित पवार के मोबाइल पर एक मैसेज आया। उन्होंने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और बाहर निकल गए। करीब 10 मिनट तक उनकी फोन पर किसी से बातचीत हुई। उस दौरान क्या बातचीत हुई ये आज भी रहस्य है, लेकिन इतना तय है कि वही कॉल महाराष्ट्र की राजनीति का रुख बदलने वाला था। जब अजित पवार वापस लौटे तो उनके चेहरे के भाव बदले हुए थे। कमरे में बैठे किसी भी नेता को अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह क्या होने वाला है। लेकिन अगले दिन 23 नवंबर 2019 को सुबह ब्रेकिंग न्यूज आई। देवेंद्र फडणवीस सीएम और अजित पवार डिप्टी सीएम। बतौर उप मुख्यमंत्री अजित पवार की तीसरी शपथ थी, जो सबसे विवादित थी क्योंकि उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से बगावत करके कदम उठाया था। इसके बाद अजित पवार को मनाने की जिम्मेदारी चचेरी बहन सुप्रिया सुले को दी गई। शुरुआत में सुप्रिया को लगा कि दादा नहीं मानेंगे, दादा यानी अजित। इसलिए उन्होंने अपनी मां प्रतिभा पवार से बात करवाई। प्रतिभा को अजित पवार ने हमेशा मां की तरह ही माना। अजित को प्रतिभा की बात समझ में आई और वो एनसीपी में लौट आए। माना जाता है कि शरद पवार के दबाव में बागी विधायकों ने मन बदल लिया था, इसलिए अजित को भी वापस लौटना पड़ा। इस तरह शपथ लेने के 80 घंटे बाद ही सरकार गिर गई और 3 दिन में सारा खेल खत्म हो गया। ऐसी बगावत के बाद ज्यादातर नेताओं का करियर खत्म हो जाता है। लोग उन्हें गद्दार कहकर खारिज कर देते हैं। लेकिन अजित पवार वो अलग मिट्टी के बने थे। वो वापस अपने चाचा शरद पवार के पास लौटे।
माफी मांगी या समझौता किया, ये कोई नहीं जानता। लेकिन उसी साल दिसंबर 2019 में जब महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी तो अजित पवार फिर से स्टेज पर थे। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने और अजित पवार ने चौथी बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। सोचिए, 1 महीने पहले जो नेता बीजेपी के साथ था वो अब शिवसेना और कांग्रेस के साथ सरकार चला रहा था। यह अजित पवार का कद था कि कोई भी पार्टी उन्हें इग्नोर नहीं कर पाती थी। फिर आई वो तारीख जिसने महाराष्ट्र के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार को 2 टुकड़ों में बांट दिया। 17 अप्रैल 2023 को शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बड़े धमाके होंगे। और ठीक 10 दिन बाद यानी 27 अप्रैल को शरद पवार ने एक पहेली कही, रोटी सही समय पर ना पलटे तो कड़वी हो जाती है। अब रोटी पलटने का वक्त आ गया है। यह इशारा था कि पार्टी में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है और यह बदलाव अजित पवार को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला था। 2 मई 2023 को वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शरद पवार ने अपनी ही बनाई पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। पार्टी को यह बात हजम नहीं हो रही थी। कार्यकर्ता सड़कों पर थे, लेकिन मंच पर एक चेहरा ऐसा था जो बहुत प्रैक्टिकल दिख रहा था, अजित पवार। उन्होंने तुरंत माइक संभाला और कहा कि नए चेहरों को आगे लाना एनसीपी की परंपरा रही है। उनके चेहरे पर एक हल्की सी चमक थी। शायद उन्हें लगा कि अब रास्ता साफ है। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं। सिर्फ 4 दिन बाद शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। रोटी पलटी तो थी, लेकिन वापस उसी तवे पर आ गई। अजित पवार की उम्मीदों पर पानी फिर गया और शायद यही वो पल था जब उन्होंने तय कर लिया कि अब रास्ता मांगना नहीं है, रास्ता बनाना पड़ेगा। इसके बाद जो हुआ वो एक थ्रिलर फिल्म की तरह था। 30 जून 2023 को अजित पवार ने 2 अलग-अलग बैठकें बुलाई। दूसरी बैठक में उनकी बहन सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। हैरानी की बात यह थी कि शरद पवार उस वक्त शहर में नहीं थे। जब पत्रकारों ने शरद पवार से पूछा कि आपकी नाक के नीचे बैठकें हो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि अजित पवार विपक्षी नेता हैं, उन्हें विधायकों की बैठक बुलाने का पूरा हक है। शरद पवार शायद अपने भतीजे के इरादों को भांप नहीं पाए या शायद उन्होंने आंखें मूंद ली थी। और ठीक 2 दिन बाद 2 जुलाई 2023 को धमाका हो गया। अजित पवार अपने 30 समर्थक विधायकों को लेकर सीधे राजभवन पहुंच गए और शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हो गए। उन्होंने 5वीं बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन असली चोट शरद पवार को तब लगी जब उनकी पहचान ही छीन ली गई। 29 जुलाई 2023 को शरद पवार ने भरे गले से कहा था, भला ऐसा कैसे हो सकता है, जिसने पार्टी बनाई उसी से उसकी पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया जाए। लेकिन कानून भावनाओं से नहीं चलता। चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया। 6 फरवरी 2024 को एनसीपी का असली वारिस अजित पवार को घोषित कर दिया गया। पार्टी का नाम और वो मशहूर चुनाव चिन्ह घड़ी, सब कुछ अजित पवार के पास चला गया। इस फैसले पर शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आवार ने कहा था कि अजित पवार ने शरद पवार का राजनीतिक गला घोंट दिया है। ये सिर्फ एक पार्टी का टूटना नहीं था, ये परिवार का बिखरना भी था। पवार परिवार की एक बहुत खूबसूरत परंपरा थी दिवाली मनाने की। चाहे कुछ भी हो जाए, पूरा परिवार बारामती में एक साथ दिवाली मनाता था। 2019 में जब अजित पवार ने पहली बगावत की थी, तब भी दिवाली साथ मनी थी। 2023 तक भी सब साथ थे। लेकिन 2024 की दिवाली ने सब कुछ बदल दिया। उस साल बारामती ने 2 अलग-अलग दिवाली देखी। अजित पवार ने अपने गांव काटेवाड़ी में जश्न मनाया, जबकि शरद पवार ने अपने गोविंद बाग निवास पर आयोजन किया। वो आंगन सूना हो गया जहां कभी चाचा और भतीजा एक साथ बैठते थे। सुप्रिया सुले ने कहा कि हम राजनीति को परिवार के बीच नहीं आने देंगे, लेकिन सत्ता की दीवार बहुत ऊंची निकली। 2024 का लोकसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को बारामती सीट से उतारा और सामने थी चचेरी बहन सुप्रिया सुले। ये फैसला न केवल राजनीतिक रूप से चौंकाने वाला था, बल्कि भावनात्मक रूप से भी पवार परिवार के लिए एक बड़ा झटका या बड़ा फैसला कह सकते हैं। इस चुनाव को अजित पवार की साख और शरद पवार की विरासत की लड़ाई के तौर पर देखा गया। अजित पवार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन जनता ने इसे पसंद नहीं किया। ननद भाभी की इस लड़ाई में बारामती की जनता ने सुप्रिया का साथ दिया और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को हार का सामना करना पड़ा। बाद में खुद अजित पवार ने भी माना कि घर की लड़ाई को सड़क पर लाना उनकी बड़ी गलती थी।
यह हार अजित पवार के लिए एक बड़ा राजनीतिक और व्यक्तिगत सबक साबित हुई। अगर हम अजित पवार की विरासत को देखें तो हमें क्या मिलता है? एक ऐसा नेता जिसे मीडिया ने महाराष्ट्र का बेताज बादशाह कहा, एक ऐसा प्रशासक जिसने 11 बजट पेश किए, फाइलों को दौड़ना सिखाया, लेकिन उनकी तकदीर में एक ठप्पा हमेशा के लिए लग गया, नंबर 2 का। वो ताउम्र सत्ता के केंद्र में रहे, किंग मेकर बने, सरकारें गिराई और बनाई, लेकिन कभी किंग यानी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उनका सफर डिप्टी सीएम के पद से शुरू हुआ और शायद इतिहास उन्हें इसी पद से याद रखेगा। अजित पवार की कहानी हमें सिखाती है कि राजनीति में आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, पार्टी, सिंबल, सत्ता, लेकिन कभी कभी इस जीत की कीमत अपने ही परिवार को खोकर चुकानी पड़ती है। क्या अजित पवार का फैसला सही था? क्या सत्ता वाकई खून के रिश्तों से बड़ी होती है? ये सवाल मैं आप सब पर छोड़ती हूँ। अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखकर भेजें। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के एक दिग्गज नेता अजित पवार का जाना सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा नुकसान है। अजित पवार को कड़क की पूरी टीम की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि।